प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कृतिका में पढ़ेंगे विद्यासागर नौटियाल जी को। इनका जन्म सन 1933 में हो गया था और इनकी मृत्यु सन 2012 में हुई थी। समसामयिक कथा लेखक। समसामयिक से तात्पर्य जो हमारे समय के अनुसार चल रहा है, वर्तमान समय से संबंधित है। तो समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ और उच्च शिक्षा वाराणसी से हुई इनकी। पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। इनकी प्रमुख कृतियाँ टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर कहानी संग्रह है, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा उपन्यास है, मोहन गाता जाएगा, ये सब आत्मकथा है। माटी वाली इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। विस्थापन की समस्या क्या होती है? विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो ये जो समस्या कहानी आप पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगी। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र यहाँ खींचा है। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर भरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर कनस्तर होता है जो माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक सब माटी वाली को जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकी को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और विलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है।
उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। तो भाग्यवान आए खाते वक्त यहाँ जो भारतीय संस्कृति की एक झलक दिखाई देती है। हमारे यहाँ यह परंपरा से चली आती है कि अगर हम कुछ खा रहे हैं और हमारे सामने कोई आ जाए तो हम उसे भी अपने हिस्से का खाना बांट कर खाते हैं। और यह परंपरा यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल जी ने दिखाने की कोशिश की है और वही इन पंक्तियों में दिखाई दे रहा है कि भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाह दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुराने चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने के पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सदाबासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारों को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते हैं ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटकर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मशोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की कोई नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों में। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो
सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। आगे का पाठ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।